मन्नान के जो वालिद थे वो शहंशाह जिन्नात थे, जिन्नातों के सरदार थे। अभी अपने कबीले की नुमाइंदगी मन्नान ही कर रहा था। इल्मो ज़हानत, खूबसूरती और खूब सीखती में वो माहिर था, मगर अब वो एक आदमजादी पर दिल हार चुका था, एक इंसान पर। उस बिल्ले को सोफिया के घर में आए हुए अब 1 महीना होने को हो गया था। अब उसका जख्म भी पहले से काफ़ी मंदमेल यानी ठीक ठाक हो चुका था। सोफिया ने महसूस किया था कि जैसे जैसे उस बिल्ले का जख्म बढ़ता जा रहा था, बेचैन और परेशान होता जा रहा था, और अब वो बिल्ला बुझा बुझा सा रहने लगा था। सोफिया मुस्कुराती हुई उसके पास ज़मीन पर बैठ गई और धीरे धीरे फिर उसकी पुश्त पर हाथ भी फेरने लगी। और सोफिया फिर उस बिल्ले से बात करने लगी। तुम बहुत उदास हो ना? तुम्हारा यहाँ से जाने को जी नहीं चाह रहा तो रुक जाओ ना प्यारे से बिल्ले, हम तुम्हें यहीं पर रोकते हैं। सोफिया प्यार से बोलती हुई गोया जैसे कि उसके दिल का हाल बयान कर गई थी। ऐसा लगने लगा था कि अब वो उसके दिल की बात कर रही है, क्योंकि उस बिल्ले की आंखों में नामालूम सी उदासी रची हुई थी। सोफिया बेटा, अजरा यानी उसकी माँ की आवाज़ पर उसने पलटकर अपनी माँ को देखा। सोफिया ने कहा, जी अम्मा। तो अजरा कहने लगी, बेटा मैं पड़ोस में जा रही हूँ ज़रा कुछ काम से, दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर लेना, क्योंकि मुझे कुछ देर हो जाएगी बेटा आने में, इसलिए तुम दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर लेना और किसी और की आवाज़ पर ना खोलना। अगर तुम्हारे वालिद आए तो खोल देना या मैं आऊँ तो खोल देना। अजरा चादर ओढ़ते हुए अपनी बेटी को ताकीद कर रही थी। तभी सोफिया कहने लगी बिल्ले से, अच्छा बिल्ले तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ, तुम्हारे लिए दूध भी लेकर आऊंगी ताकि तुम्हारी भूख मिट सके। वो बिल्ले को मुखातिब करते हुए वहां से उठ चली। दरवाज़ा उसने अच्छे से लॉक किया क्योंकि उसकी वालिदा अब जा चुकी थी। उसके बाद वो बावर्ची खाने यानी किचन में चली गई। दूध से भरा हुआ गिलास उसने उठाया और उसके बाद वो बिल्ला जहां पर था उस दड़बे के करीब सोफिया दूध लेकर आ गई। लेकिन जैसे ही वो दड़बे में देखती है तो धक से रह जाती है, चौंक जाती है और कहती है, अरे अब ये बिल्ला कहाँ चला गया? क्योंकि दड़बा खाली था और बिल्ला वहां पर मौजूद नहीं था। उसने पूरा घर छान मारा लेकिन बिल्ला उसे कहीं नहीं मिला। उसने हर चीज को हटाकर उसके पीछे, सोफे के नीचे, पलंग के नीचे सब दूर देख लिया लेकिन उसे कहीं नहीं मिला। अब वो थक हार कर सोफे पर जाकर बैठ गई और सोचे जा रही थी, अब ये बिल्ला कहाँ चले गया? अभी कुछ देर पहले तो वो उस दड़बे पे ही था। और अब सोफिया सख्त उदासी के साथ उस दड़बे की तरफ देखने लगी जहां पर आखिरी बार उसने बिल्ले को देखा था। तभी अचानक एक तेज और बहुत ही खूबसूरत खुशबू उसकी नाक की सिमातों से टकराई। उसे ऐसा लगा जैसे बहुत ही अच्छी खुशबू उसे नाक में आ रही है। जैसे ही उसने पलटकर दूसरी जानिब देखा तो सोफिया का दिल उछलकर हाथ में आ गया। एक हैरान कुन मंजर उसके सामने था जिस पर उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में है या फिर सपना है। अचानक वो घबराकर और परेशान सी उठ खड़ी हुई। एक खूबरू नौजवान अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट समेटे हुए सोफिया के पीछे ही खड़ा हुआ था और सोफिया को पता भी नहीं था बहुत देर से। सफेद लिबास जो कि उसके ऊपर पूरा जच रहा था उसमें मलबूस वो नौजवान बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसकी रंगत सुर्ख और सफेद थी, नाक तीखी, गुलाबी होंठ, सुनहरे बाल, सब्ज आंखें जिन पर ये दराज पलकें लब रही थी, दराज सराफा और चेहरे पर सजी हुई एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट लिए हुए उसकी शख्सियत को ये सब चीजें मजीद पुरअसरार बना रही थी। उस पर अगर किसी की नजर जम जाए तो कोई भी अपना दिल खो बैठे। अरे तुम यहाँ? तभी सोफिया के मुंह से बेख्तियार निकला तो उसने कहा, जी हाँ मैं यहीं पर हूँ, मैं ही हूँ आपका जख्मी बिल्ला सोफिया। वो धीमे मगर शौक लहजे में बोलता हुआ सोफिया को ही देखे जा रहा था। उसकी नजरें सोफिया के ऊपर ही थी और वो बता नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों से साफ बयान हो रहा था कि वो सोफिया को किस शिद्दत से देख रहा है। लेकिन सोफिया तो चौंक गई थी जख्मी बिल्ले का सुनकर। उसने कहा, जख्मी बिल्ला? और वो हैरत से इसको देखने लगी। तो उस नौजवान ने कहा, जी हाँ। तो सोफिया कहने लगी, आप मजाक कर रहे हैं ना? आप कोई जख्मी बिल्ला हो सकते हैं क्या? आखिर ये कैसे हो सकता है? आप तो यहाँ पर हट्टे कट्टे नौजवान दिख रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि मैं जख्मी बिल्ला, ये कैसे हो सकता है? तो उसने कहा, ये हो सकता है सोफिया, मैं ही वो जख्मी बिल्ला हूँ जिसे आप उठाकर घर ले आई थी, और मैं वही नौजवान, वही लड़का हूँ जो पीर साहब की मजार शरीफ की चौखट पर अपना दिल आप पर हार आया था। मुझे नहीं पता था कि किस्मत मुझे आपके तक इस तरह से खींच लाएगी। मैं आपकी कैफियत को समझ रहा हूँ सोफिया। कोई भी इंसान इस बात पर यकीन नहीं कर सकता कि मैं एक बिल्ले का रूप भी ले सकता हूँ। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? देखिए। इतना कहकर उस नौजवान ने अपनी जो शलवार थी, जो पैंट थी, उसे ऊपर किया जो कि फटी फटी लग रही थी, और उसके पैर पर भी जख्म का वैसा ही निशान था, ठीक वैसा ही निशान जैसा उस बिल्ले के पैर पर था।
उसके बाद उस नौजवान ने ये कहा कि इससे पहले कि मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊं, सोफिया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ आपको सोफिया में। लेकिन सोफिया, अगर आपकी इजाज़त होगी तो ही मैं बोलूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बोलूँ। वो खोई खोई हुई सी थी, क्योंकि उसकी आवाज़, उसका मध्यम लहजा और वो इतना खूबसूरत नौजवान कि सोफिया उसके इस शख्सियत में खो गई थी। तभी सोफिया धीरे से आवाज़ में बोली, जी बोलिए। उसकी पूरी शख्सियत ऐसी थी और उसका लहजा, उसके बात करने का अंदाज और उसकी खूबसूरती ऐसी थी जो कि अब सोफिया को उसका दीवाना करती जा रही थी। उसके बाद वो नौजवान बोला, मेरा नाम मन्नान है। सोफिया, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मेरा ताल्लुक जिन्नाती कबीले से है और मैं भी एक जिन्नात हूँ, एक जिनज़ादा हूँ और मुझे सैरो सियाहत और मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने का बड़ा शौक था सोफिया, और यही शौक मुझे तुम्हारे खूबसूरत इलाके में खींच लाया है और इसी शौक ने मुझे पीर साहब की मज़ार पर ला पहुंचाया था। हो सकता है कि मैं हाजिरी देकर यहाँ से हमेशा के लिए वापस लौट जाता, लेकिन मज़ार शरीफ के अंदर से आने वाली नात की आवाज़ ने मुझे अपने शहर में जकड़ लिया और मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं इंसानी रूप में आकर इस खूबसूरत आवाज़ का पता करूं और तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे को देखूं सोफिया। सोफिया, बस मेरी यही खता थी कि मैंने आपका हुस्न, मुजस्सम सराफा देख लिया। मैंने उस वक्त आकर ऐसा लगता है कि यही खता कर दी कि मैं आपके को देखने के लिए आ गया। और सोफिया, तब से लेकर अब तक मैंने आज तक खुद को आपकी मोहब्बत में जकड़ा हुआ ही पाया है। आपका दीदार जब मैंने किया था उसके बाद मैं दिन रात पीर साहब की मज़ार शरीफ पर ही रहने लगा, वहीं पर इंतज़ार करने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि अब आप आएँ, अब आएँ, अब आएँ, और मैं इंतज़ार करता रहा। मुझे यही उम्मीद थी कि शायद आप दोबारा वहाँ पर आओगी, मगर मेरा इंतज़ार तो इंतज़ार ही रहा और आप एक मर्तबा भी उसके बाद दरगाह शरीफ पर वापस नहीं आई। एक दिन ऐसे ही मैं इंतज़ार करता हुआ उदास पीर साहब की मज़ार के बाहर दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। तभी मेरे साथी, मेरे जिन्नाती साथी वहाँ पर आ पहुँचे और उन्होंने मुझे अपने बाबा का, यानी मेरे बाबा का जो कि जिन्नात कबीले के सरदार हैं, उनका पैगाम दिया कि मैं फ़ौरन कबीले वापस आ जाऊँ। सोफिया, मैं दिल के हाथों मजबूर था, लेकिन वालिद का हुक्म मैं नहीं टाल सकता था और उसके अलावा हमारे कबीले के सरदार भी हैं। आपके हुस्न की हसरत लिए मैं वापस कबीले लौट तो गया था, लेकिन वहां जाकर मुझे मालूम पड़ा कि वहां पर चंद शैतानी कुव्वतों ने शर अंगेजी फैला रखी थी और वो लोगों को, इंसानों को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिनसे जंग करने की जिम्मेदारी सोफिया मुझे सौंप दी गई थी। मैंने जबरदस्त किस्म की लड़ाई की जिसके नतीजे में मैं जख्मी हो गया था और वो सब लोग वहाँ से फरार हो गए। वो जिन्नात जो कि शर पसंद थे वो वहाँ से फरार हो गए। उसके बाद मेरे बाबा जान ने ही मुझे चंद दिन यहाँ से दूर चले जाने को कहा, तो मैं फिर से यहाँ आ गया। पहले लोगों की नज़रों से बचकर मज़ार शरीफ पर मैंने दिन गुजारे, मगर जब आप ना आए तो दिल के हाथों मजबूर होकर बिल्ले का रूप धार कर आपके हमरा मैं इधर आ गया। सोफिया, आप सोच रही होंगी ना कि घर के काम कौन करता है। आपके घर के सारे काम मेरी छोटी बहन करती है और वो आपको बेहद पसंद भी करती है सोफिया, और उसका सरफिरा भाई तो आपका दीवाना ही है। आखिर में वो शौकी से सर झुकाकर बोला था। सोफिया तो उसे हैरानी से देखे जा रही थी और वो उसकी आवाज़ में, उसके अंदाज में इस तरह से खो गई थी कि वो कुछ जवाब भी नहीं दे रही थी। आखिर अब क्या होगा? क्या सोफिया मन्नान को एक्सेप्ट करेगी? मन्नान के लिए उसका क्या जवाब होगा? ये जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।